इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग चल रही है। इस बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे उससे कोई जीत ही नहीं सकता है, वो कभी फेल नहीं होती है। उसने अमेरिका और वेस्टर्न देशों की मदद से कई हैरत अंगेज कारनामे किए भी हैं, लेकिन हम सबको मालूम है कि मोसाद को बढ़ा चढ़ाकर इसलिए दिखाती है मीडिया ताकि अरब मुल्कों पर इजराइल का दबाव बना रहे। आइए आपको बताता हूँ एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में जब इसी हिजबुल्लाह के सामने मोसाद न केवल बुरी तरह फेल हुआ था, बल्कि इसके एजेंट्स भी स्विट्जरलैंड में पकड़े गए थे, उन पर मुकदमा हुआ था और इजराइल की पूरी दुनिया में बेइज्जती हुई थी। दोस्तों, इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत में लगातार बमबारी कर रहा है। न केवल हिजबुल्लाह के लड़ाके बल्कि इजरायली बमबारी से आम लोग, यूएन की पीस कीपिंग टीम के लोग और पत्रकारों को भी निशाना बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। Israeli troops opened fire at 3 positions held by the UN peacekeepers in southern Lebanon, जो कि सीधे सीधे वॉर क्राइम है। लेकिन इजराइल के साथ, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अंकल सैम है, तो अपनी मनमर्जी चला रहा है। उधर ईरान ने भी गल्फ देशों को चेतावनी दे दी है कि ईरान पर अटैक करने के लिए जो भी देश अपना एयर स्पेस देगा, ईरान उसको दुश्मन मानेगा। मतलब साफ है कि ईरानी इंटेलिजेंस के हिसाब से उस पर अटैक होने वाला है, इसलिए वो बचने की और पलट कर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ये तो था वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक का अपडेट। अब आइए आपको बताता हूँ उस कहानी के बारे में जिसमें माफी मांगनी पड़ी थी बेंयामिन नेतन्याहू को। तारीख थी 19 फरवरी 1998। जगह थी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। रात के 2 बज रहे थे। मोसाद के 2 एजेंट्स एक घर के बेसमेंट में चुपके से घुसे। बाकी के 3 एजेंट्स बाहर खड़े थे आने जाने वालों पर नजर रखने के लिए। अंदर दाखिल हुए एजेंट्स टेलीफोन के तारों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। उसमें वायर टैप डिवाइस लगाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इस फोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स की बातचीत को सुन सकें। जिस शख्स के घर का फोन टैप करने की कोशिश मोसाद एजेंट्स कर रहे थे, वो शख्स हिजबुल्लाह के लिए यूरोप से फंड्स जुटाने के लिए काम कर रहा था और हाल ही में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का काफी करीबी था। इजराइल क्यों हिजबुल्लाह के टॉप लोगों के पीछे पड़ा था, उसका डर क्या था और वो डर कैसे आगे चलकर सच साबित होता है, कहानी के इस पहलू को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल साल 1982 में इजरायली फोर्सेज PLO यानी कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स को खोजते हुए लेबनान के अंदर घुस गई थी और बहुत तबाही मचाई थी। इसे लेकर इलाके के लोगों में गुस्सा था। इसी बदले की ज़मीन पर हिजबुल्लाह का ओरिजिन हुआ। इजराइल ने 1967 में ही जब 6 दिन की अरब इजराइल जंग हुई थी, तब से ही गोलान हाइट्स और शिवा फार्म्स पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि गोलान हाइट्स के इलाके से सीरिया मिलिट्री के लोग इजराइल पर हमला करते थे और यहाँ से इजराइल के बड़े हिस्से में वाटर सप्लाई भी होती है और शिवा फार्म्स के इलाके से इजराइल को मदद मिलती है बॉर्डर पार तक नजर रखने में। लेकिन शिवा फार्म्स का इलाका तो लेबनान का था जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही इजराइल के रिश्ते लेबनान से खराब हो गए, क्योंकि इजरायली सैनिकों की मौजूदगी अपनी जमीन पर लेबनान को बर्दाश्त नहीं हुई। उधर PLO के लोग भी लेबनान के इलाके से इजराइल को भगाने की प्लानिंग में थे, जिनको साथ मिला लेबनान के शिया मुसलमानों का, और लेबनान ने PLO के नेताओं को अपने यहाँ पनाह दी। अब दोनों का मकसद एक था, इजराइल का खात्मा। इन लोगों ने सदर्न बॉर्डर के पास अपने बेसेस बनाने शुरू कर दिए थे। खास करके उन इलाकों को चुना गया जो इजराइल के बॉर्डर के काफी करीब थे। ध्यान रहे, लेबनान देश बनने से पहले वहाँ फ्रेंच का राज चलता था, इसलिए वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन होने के साथ साथ क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी थी। इस पॉपुलेशन को कई सारी क्रिश्चियन पार्टीज रिप्रेजेंट करती थीं और इनकी पैरामिलिट्री भी थी। इधर इजराइल वालों को जब से ये पता चला था कि लेबनान में PLO उनके अगेंस्ट मोर्चा चला रहा है, तो उसने इन क्रिश्चियन मिलिशिया वालों से हाथ मिला लिया, उनको सपोर्ट करने लगे। एक तरह से कहा जाए कि अंदर के लोगों को चुनकर ही अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए इजराइल ने यह प्लान बना लिया। मतलब इजराइल ने PLO को 2 फ्रंट्स पर लड़ाने की कोशिश की। पहली लेबनान के अंदर ही, दूसरा लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर। और इसी के साथ लेबनीज सिविल वॉर शुरू हुई जो 1975 से लेकर 1990 तक चली थी। इसमें क्रिश्चियन मिलिशिया वाले PLO के अगेंस्ट थे। उस दौर में PLO के 2 मेन लीडर हुआ करते थे, यासिर अराफात और अबू निदेल। इन दोनों के बीच बनती नहीं थी। इसी वजह से अबू निदेल PLO से अलग हो गया और उसने एक नई पार्टी बना ली जिसकी एक पैरामिलिट्री भी थी, जिसे अबू निदेल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था, शॉर्ट में जिसे फतह कहते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि 3 जून 1982 को इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने एक इजरायली डिप्लोमेट श्लोमो अर्गो की हत्या करने की साजिश रची थी, पर वो उसे मार नहीं पाए। हालांकि क्रिटिकली इंजर्ड जरूर कर दिया था, पर यह एक्शन काफी था इजराइल को उकसाने के लिए। इजराइल काफी लंबे समय से PLO से परेशान था। सदर्न लेबनान बॉर्डर के पास PLO की मौजूदगी की वजह से उसे हमेशा किसी न किसी अटैक का डर लगा रहता था। उनके डिप्लोमेट पर हमला होने के बाद उन्होंने सोचा क्यों न एक बार जंग कर लें और फैसला कर लिया जाए। तो उन्होंने सदर्न लेबनान में अपना ऑपरेशन चालू किया।
पीएलओ के अंदर वैसे भी बहुत सारे फ्रैक्शंस हुआ करते थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो आयतुल्लाह खुमैनी के फॉलोअर्स थे। यही सारे लोग मिलकर इजराइल के अगेंस्ट मोर्चा संभालना शुरू कर देते हैं। इजराइल की फर्स्ट लेबनान वॉर बिना किसी नतीजे के खत्म होती है, यानी ना तो वो पीएलओ को खत्म कर पाता है, ना सदर्न बॉर्डर से उनको हटा पाता है, और रिजल्ट ये निकलता है कि एक नया फ्रैक्शन जो ईरान का कट्टर समर्थक होता है वो बन जाता है, जिसका नाम है हिजबुल्लाह, यानी अल्लाह की पार्टी। हिजबुल्लाह का वैसे तो मेन मकसद है कि वो इजराइल ऑक्यूपाइड लेबनान यानी शिवा फार्म्स, कफार चौवा हिल्स, गाजा विलेज और गोलान हाइट्स, इन जगहों से इजराइल को परमानेंटली हटा दे। पर वो इसके साथ ही ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा भी है, जिसके तहत वो इजराइल का दुश्मन है और इजराइल को इलीगल स्टेट मानता है। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इस पैरामिलिट्री को हिजबुल्लाह नाम भी खुमैनी ने ही दिया था। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग की शुरुआत तो हो चुकी थी 1980 के दशक के बाद से ही, लेकिन जब इजराइल ने 1992 में हिजबुल्लाह चीफ अब्बास अल मुसावी की हत्या कर दी तो मुसावी की जगह हसन नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की कमान संभाली और अगले ही साल हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दाग दिए। बदले में इजरायली फोर्सेस ने भी रॉकेट दागे लेबनान पर, जिसमें हिजबुल्लाह का तो कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन बहुत सारे सिविलियंस की मौत हो गई। इससे इजराइल को सीज फायर करना पड़ा। फिर 1996 में इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स छोड़े, जिससे बौखलाए इजराइल ने फिर लेबनान पर अटैक किया, जिसमें सिविलियंस की जानें चली गईं। एक इजरायली बम यूएन कंपाउंड पर जा गिरा, जिसमें 106 आम लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर के चलते इजराइल को फिर हटना पड़ा। मतलब हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर रखा था। उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही थी और इजराइल परेशान था। इजराइल को मालूम था कि अगर हिजबुल्लाह की फंडिंग को नहीं रोका गया तो ये बहुत जल्द उन पर भारी पड़ेगा। उनका ये डर आगे चलकर सच भी साबित होता है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मेजर फंड मिल रहा था ईरान से, मिलिट्री ट्रेनिंग और हथियार भी ईरान से मिल रहे थे। इसकी वजह से ये लड़ाके गुरिल्ला वॉर करने में बहुत माहिर हो गए थे। ये आते इजरायली फोर्सेस को निशाना बनाते और फिर गुम हो जाते। इसकी वजह से इजराइल को बहुत नुकसान हो रहा था। आखिरकार हिजबुल्लाह के गुरिल्ला वॉर की वजह से इजरायली सेना को साल 2000 में सदर्न लेबनान के इलाके 18 साल बाद छोड़ने ही पड़े थे। इसे हिजबुल्लाह की जीत के रूप में देखा जाता है और इसी डर की वजह से इजरायली एजेंट्स 2 साल पहले से लगे थे हिजबुल्लाह का नेटवर्क तोड़ने में। तो दोस्तों, इजराइल ने हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए 5 एजेंट्स काम पर लगाए थे, लेकिन एक यूरोपीय देश में जाकर मिशन को अंजाम देना बहुत मुश्किल काम था, खासकर यूरोप के स्विट्जरलैंड जैसे देश की राजधानी में। पहले तो मोसाद के एजेंट्स ने इलाके की रेकी की, घर का एड्रेस उनके पास था ही, और जैसे ही उनको लगा कि रात के 2 बजे सब सो गए होंगे तो मौका पाकर बेसमेंट में घुसे और टेलीफोन में फ़ोन टैपिंग डिवाइस लगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस वक्त एक पड़ोसी जगा हुआ था और वो काफ़ी वक्त से देख रहा था कि कुछ अनजान लोग उसके घर के आसपास घूम रहे हैं। जैसे ही उस पड़ोसी ने देखा कि 2 लोग चुपके से बेसमेंट में घुसे हैं तो उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई और सभी को पकड़कर उनकी आइडेंटिटीज़ चेक करने लगे। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया और बाकी 4 को छोड़ दिया। स्विट्जरलैंड का कहना था कि वो इस मामले को चुपचाप डील करना चाहते थे, लेकिन इजरायली न्यूज़पेपर और टीवी मीडिया ने इस खबर को लीक कर दिया। चांसेस थे कि ये खबर उन्हीं इजरायली एजेंट्स ने लीक की होगी जो अपने बॉस डैनी यतोम से नाराज़ थे। यतोम का इससे पहले खालिद मशाल की हत्या वाला मिशन फेल हो चुका था, इसलिए उस पर बहुत दबाव था और फिर यतोम को इस्तीफा देना ही पड़ा था। एजेंट्स के पकड़े जाने से बेंयामिन नेतन्याहू के लिए बहुत शर्मनाक हालात बन गए थे। स्विट्जरलैंड और इजराइल के रिश्ते भी बहुत खराब हो चुके थे। इजराइल के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था सिवाय माफ़ी मांगने के, और आखिरकार इजराइल ने स्विट्जरलैंड से माफ़ी मांगी। अपने एजेंट के बेलआउट के लिए $2 मिलियन दिए। इस पूरे मामले में एक बार फिर मोसाद की वजह से इजराइल की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी। भारी दबाव के कारण मोसाद को अपने ऑपरेशन कम करने पड़े थे और उधर हिजबुल्लाह ईरान की मदद से और ताकतवर होता जा रहा था। साल 2000 में इजराइल को हटाने के बाद हिजबुल्लाह ने काफ़ी नाम कमा लिया था। आमतौर पर एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की पहचान रखने वाले हिजबुल्लाह ने साल 2000 के बाद से ही लेबनीज पॉलिटिक्स में भी एंट्री मारी। इसके बाद उसने ईरान और सीरिया से वेपन्स इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। अपनी मिलिट्री को और मॉडर्न बनाने की कोशिश करने लगे, पर एक दिक्कत थी जो हसन नसरल्लाह को बड़ी खटक रही थी। हिजबुल्लाह के कई सारे सैनिक इजराइल की जेलों में बंद थे। बार बार कोशिश की जा रही थी कि उनको छुड़ाया जा सके, पर इजराइल की लीडरशिप उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही थी। तो उन्होंने एक घातक प्लान बनाया। 12 जुलाई 2006 की सुबह 9 बजे सदर्न लेबनान से इजराइल पर कुछ रॉकेट्स फायर किए गए। सारी मिलिट्री का ध्यान उस पर चला गया
और इधर से हिजबुल्लाह फाइटर्स इजराइल में घुस गए, 3 सैनिकों की जान ली और 2 को किडनैप कर लिया। यानी उनका प्लान था इन 2 सैनिकों के बदले उन लोगों की घर वापसी होगी जो इजराइल की कैद में कई सालों से है। पर हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल का खून खौल उठा। उन्होंने बदला लेने के चक्कर में लेबनान के सदर्न बॉर्डर पर आक्रमण बोल दिया और इस दौरान इन्होंने कई सारे हिजबुल्लाह के बेसिस पर अटैक किए। ये शुरुआत थी इजराइल और लेबनान के बीच दूसरी जंग की, जो 34 दिन तक चलती है और नतीजा ये निकलता है कि फिर मैच ड्रॉ हो जाता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल जंग जीता था क्योंकि इस जंग के कारण लेबनान का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हुआ था, जैसे कि इजराइल की IAF और ग्राउंड फोर्स ने मिलकर 600 किलोमीटर की सड़कें, 73 ब्रिज और बिजली घर जैसी जगहों को तबाह बर्बाद कर दिया था। साथ में 10,000 के करीब लेबनीज सिविलियंस की जान गई थी, कंपेयर टू 350 इजरायली जाने। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भले ही इजराइल ने तबाही मचाई हो, लेकिन उसने अपना कोई भी वॉर ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया था, बल्कि वो उसे करने में नाकामयाब था। इजराइल के वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे उन दोनों सैनिकों को वापस लाना, हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान से भगाना और बॉर्डर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना। लेकिन तीनों में से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इनफैक्ट वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढूंढ भी नहीं पाए थे, क्योंकि वो लड़ाके गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे। ये अंडरग्राउंड टनल से ऑपरेट कर रहे थे। दुश्मन पर हमला सामने से नहीं करते या फिर किसी पर्टिकुलर जगह से नहीं करते, बल्कि उसे चोट पहुंचाकर गायब हो जाते और केवल तभी बाहर निकलते जब उनको जरूरत होती या दुश्मन करीब होता। इसलिए वो ज्यादा लोगों को एलिमिनेट नहीं कर सके थे और हिजबुल्लाह को भी मामूली नुकसान पहुंचा था। और इजराइल के जो 2 सैनिक किडनैप हुए थे, बाद में उनको प्रिजनर डील के जरिए वापस लाया गया था। 2006 की जंग में भी वही हुआ जो हिजबुल्लाह चाहता था, यानी उसके वो लोग जो इजराइल की जेलों में बंद थे बाद में रिहा हो गए थे और 34 दिन जंग चलने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर करा दिया था। मतलब फिर हिजबुल्लाह ने जबरदस्ती अपनी बात मनवा ली थी। अब साल 2024 है और इस बार इजराइल ने अलग स्ट्रेटजी अपनाई है। उसने पहले हिजबुल्लाह के सारे टॉप लीडर्स को एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया है। आगे देखते हैं क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल के दिमाग में हिजबुल्लाह से हार का बदला लेने की कसक भी है और वहीं हिजबुल्लाह लड़ाकों को भी एक कॉन्फिडेंस है कि वो पहले भी हरा चुके हैं IDF को, इस बार भी हरा देंगे। आपको क्या लगता है आगे कमेंट करके बताइए। जल्द मिलते हैं इस तरह की किसी और एक वीडियो में। मिडिल ईस्ट के मुद्दों को सही तरीके से कवर करने की मेरी कोशिश है। आपके कमेंट्स मुझे और बेहतर करने का हौसला देते हैं, तो कमेंट्स करते रहिए, लाइक जरूर करिए। मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। जल्द मिलते हैं, नमस्कार।